चलिए बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोग जो भी बात किए थे उनमें हमारा मेनली जो बात हुआ था वो हनी बी पे हुआ था, और उसके बाद हमने अगले क्लास में सीधा प्लांट ब्रीडिंग स्टार्ट करा था और ये टॉपिक हमसे स्किप कर गया था। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज इसे अलग एक वीडियो में ख़त्म ही कर दूँ। हनी बी के बारे में सिर्फ पढ़ना है थोड़ा सा, ऑलमोस्ट 20 मिनट का टॉपिक है। उसके बाद थोड़ा सा प्लांट ब्रीडिंग भी देख लेंगे एक अलग लेक्चर में, ठीक है? क्योंकि ये जूलॉजी वाले का पार्ट है, तो जूलॉजी वाला एनिमल हस्बेंड्री पूरा अलग, और फिर प्लांट ब्रीडिंग तो हमने अलग चैप्टर बनाकर पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करे थे हनी बी के बारे में। हनी बी, द मोस्ट कॉमन हनी बी स्पीशीज फाउंड इन इंडिया इज एपिस इंडिका। इट इज सोशल एंड कॉलोनियल इंसेक्ट। ये सोशल भी है और कॉलोनियल भी है। सोशल और कॉलोनियल का मतलब ये अकेले अकेले नहीं रहते, ये ग्रुप्स बनाकर रहते हैं और एक दूसरे के साथ सोशलाइज भी करते हैं। कॉलोनीज मीन्स कि वो ग्रुप बनाकर रह रहे हैं, एंड सोशल मीन्स कि वो एक दूसरे से घुल मिल भी रहे हैं। जैसे पहले हम लोग जो भी गांव में रहते थे तो हम लोग सोशल थे। कॉलोनियल तो हम लोग तब भी थे, आज भी हैं। कोई भी ह्यूमन अकेले तो नहीं रहता, लेकिन पहले हम लोग सोशल थे। अपने घर के आसपास के लोगों से मिलते थे, बातें करते थे, उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे, तो वो था सोशल होना हमारा। और अभी हम लोग जैसे अभी बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में होते हैं तो लोग अभी भी कॉलोनीज हैं। अपार्टमेंट इज लाइक अ कॉलोनी, जहाँ बहुत लोग रह रहे हैं, बट दे आर नॉट सोशल, है ना? ये उतने सोशल नहीं, अभी थोड़ा सेपरेट हो गए। तो हनी बी में ऐसा नहीं है। कॉलोनीज में रहते तो हैं ही, साथ में वो सोशलाइज करते हैं, मतलब एक दूसरे से मिलजुल कर अपना सारा काम करते हैं और जिंदगी गुजारते हैं। सेकंड पॉइंट इज उनका जो माउथ होता है, दैट इज ऑफ चीविंग एंड लैपिंग टाइप। व्हाट डू यू मीन बाय चीविंग एंड लैपिंग टाइप ऑफ माउथ? What it basically means is कि the mouth part of a honeybee are specialized, differentiated so as to chew the food as well as lapping the food. Lapping means जैसे मान लो गाय ऐसा पानी पीती है ना, तो पानी क्या ग्लास से थोड़ा ना पी रही होती है वो लोग। तो कैसे पीते हैं वो लोग कैटल्स पानी? तो जीभ निकालते हैं, मुंह से पीते हैं। तो इनका माउथ भी ऐसा ही होता है। दे कैन चीव द फूड, pollen grain को दे कैन ग्राइंड, as well as their mouth part is also developed for lapping type of food. For example जैसे हनी है, तो हनी जो तो इनका प्रोडक्ट है, बट मान लो कि इस तरह का कोई चीज है, पानी इनको पीना रहा, तो लैपिंग टाइप से ही ये भी पानी पिएंगे। नेक्स्ट and the most important point of this topic is it is found in trimorphic form. What do you mean by trimorphic form? Trimorphic form means कि the organisms of a single species is found in more than one form. Organisms of a single species is found in more than one form. They are found in more than one form. What does this means? This means is जैसे हमारे में हम लोग डाइमॉर्फिक फॉर्म में मिलते हैं, one is male and the other is female, है ना? But in case of honeybees, there is three types of organisms found in this species. The head of it is known as queen bee. It is female. It is female, and that too a fertile female. Only it can lay eggs. Only it can lay eggs. सिर्फ यही है जो अंडे दे सकती हैं। And the life cycle is of almost 3 to 5 years. I guess this is not important, so let it be. The next important point, not from the need point of view, but for the higher studies point of view, जब आप भी आगे हायर क्लासेस में जाएंगे, अगर एमबीबीएस के अलावा आपने कुछ भी करा तो वहाँ पे बहुत पूछता है, या कई बार नीट में भी। नीट में अब तो चांसेस नहीं, और कोई आप एग्जाम अगर देते हैं, मान लो किसी भी और साइंस से रिलेटेड फील्ड का, तो आई गेस वहाँ पूछ सकता है। तो ये पॉइंट है ना कि इट ओनली copulates single time in its whole life cycle. Copulates only one time in its whole life cycle. पूरे लाइफ साइकिल में क्वीन बी ओनली कॉपुलेट्स फॉर वन टाइम। पूरे लाइफ साइकिल में सिर्फ एक बार कॉपुलेशन करता है ये क्वीन बी, और आई मीन करती सिर्फ फीमेल।
पूरे लाइफ साइकिल में इट कपुलेट्स फॉर ओनली वन टाइम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट इनके बॉडी में स्पर्म स्टोर कर लेती हैं ये। अभी क्या होता है कि जब भी इनको एग लेइंग का मन हुआ तो द स्पर्म इज अवेलेबल इनसाइड देयर बॉडी, दे नीड नॉट टू कपुलेट फॉर आई मीन दे नीड नॉट टू कपुलेट अगेन, उनको दोबारा से कपुलेशन की जरूरत नहीं है। उनके बॉडी में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है स्पर्मेथेकी। इस स्पर्मेथेकी में पहले से ये स्पर्म्स स्टोर होते हैं। कैसे होता है फर्टिलाइजेशन, कैसे होता है कपुलेशन, इन सब के बारे में भी बात करेंगे, बट 2 मिनट पहले बात कर लें थोड़ा ड्रोन्स के बारे में। दिस इज फर्टाइल मेल, 2 points are included in 1 point only. It is male as well as it is fertile. Next very important point is it is haploid and इसका लाइफ स्पैन इज वेरी स्मॉल, ओनली 2 month लाइफ स्पैन। ठीक है, बहुत छोटा लाइफ स्पैन होता है। नेक्स्ट कम्स द ड्रोन। इनका ये हैप्लॉइड कैसे हुए ये सारे कहानी हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी जस्ट इस टॉपिक के बाद पहले थोड़ा सा वर्कबी के बारे में बात कर लें। इट इज फीमेल दैट टू स्टेराइल। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेराइल फीमेल? इट कैनॉट reproduce. Worker bees are female bees which are sterile, means their sex organs are not developed so as to conceive, है ना। नए बच्चों को या अंडे देने के लिए इनके पास एबिलिटी नहीं होता, इनका ओवरीज, इनका जो भी यूट्रस या जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो सब डेवलप नहीं होता है सही से, इसलिए वर्कर बीज आर स्टेराइल, दे कैन नॉट गिव बर्थ टू यंग वंस, बच्चों को जन्म नहीं दे सकते वर्कर बी। यही वर्कर भी पूरे पूरे यू कैन से कि इनका जो भी कॉलोनी है उसको चलाती, पूरे पूरे कॉलोनी को यही चलाती है। और इनके बारे में 2-3 चीज हम स्पेशल बताएंगे। फर्स्ट थिंग इज इनका जो मेटाथोरेसिक लेग होता है, आई गेस दिस इज आल्सो वेरी एक्स्ट्रा, मैं लिख दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, आप लोग भूल भी सकते तो चलेगा। मेटाथोरेसिक एग, देखो किसी का बॉडी का जो थोरैक्स रीजन है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, इस तरह से। तो यहाँ पे इनका जो जो तीसरे वाले रीजन से जो भी तीसरे थोरैसिक रीजन से जो भी लेग निकलता है, मान लो दिस इज द फर्स्ट रीजन, दिस इज द सेकंड रीजन एंड दिस इज द थर्ड रीजन ऑफ द हनी बी, तो यहाँ से जो भी लेग निकलेगा दीज लेग्स आर नोन एज मेटाथोरेसिक लेग। क्या बोलेंगे इनको? मेटाथोरेसिक लेग्स, इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है ना। दीज आर कॉल्ड मेटाथोरेसिक लेग्स। नेक्स्ट इज इनका जो मेटाथोरेसिक लेग है, इनका जो भी मेटाथोरेसिक लेग है, इट कंटेन्स अ बास्केट, फॉर कलेक्टिंग पॉलन ग्रेन। क्यों होता है बास्केट भाई? तो दे कलेक्ट पॉलन ग्रेन फ्रॉम दिस ओनली, आई मीन they collect pollen grain and collect it in only this basket, contains a basket called pollen basket। जो भी pollen वो फ्लावर से कलेक्ट करती हैं उसको इसी में जमा करती हैं। और इस pollen basket का एक और नाम है, उसको बोलते हैं कॉर्बिक्यूला। एक्स्ट्रा पॉइंट है ये, बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज एन एक्स्ट्रा पॉइंट, तो नो नीड टू गो फॉर इट। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो प्रेशर लेने का जरूरत नहीं, दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ओके, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लें, इसका रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा होता है उसके बारे में। देखो जब भी व्हेन द टाइम कम्स, जब भी रिप्रोडक्शन का टाइम होता है हनी बी में, तो क्वीन बी एंड मेल बीज किसको बोल रहे हैं मैं? ड्रोन्स को। दे गो फॉर अ नप्शियल फ्लाइट, नप्शियल फ्लाइट, है ना। मींस वो एक फ्लाइट पे जाते हैं, उड़ते हैं आसपास कहीं बस भटक रहे होते हैं। एंड इन दिस फ्लाइट द क्वीन बी copulates with the drone,
कॉपुलेशन अकर्स, ऐसे ये कहानी भी एक्स्ट्रा है बट इसको जानना बहुत जरूरी है सो एज कि आप समझ पाए कि कैसे ड्रोन हैप्लॉइड होता है, क्वीन कैसे डिप्लॉयड होती है, इस तरह का बात। Okay, so queen bee and male bee go for the nuptial flight. Copulation occurs, and mind it, the queen bee copulates only for one time in its whole lifetime. पूरे लाइफ स्पैन में सिर्फ एक बार copulation करती है क्वीन बी, और इस copulation के बाद these drones die, ये मर जाते हैं। जो कॉपुलेट के, जाहिर सा बात है क्वीन बी फीमेल कॉपुलेट विद ओनली वन मेल ना, लेकिन ऐसा नहीं कि इस फ्लाइट में सिर्फ एक ड्रोन जाता है, नहीं, बहुत सारे ड्रोन्स फ्लाई करते हैं सो एज टू गेट अ चांस फॉर कॉपुलेशन विद द क्वीन बी, बट ओनली वन कैन कॉपुलेट। जाहिर सा बात है सिर्फ एक ही ऐसा बी होगा जो कॉपुलेट कर पाएगा। तो ओके, जो कॉपुलेट कर पाया दैट मेल बी डाइज इंस्टेंटली। होता यूं है कि जब कॉपुलेशन हो रहा होता है तो कॉपुलेशन के फ्रीक्वेंसी की वजह से, क्योंकि इतना एक्साइटेड स्टेट होता है उस वक्त मेल बी का, तो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होता है कॉपुलेशन का, द टेस्टिकल बर्स्ट। नाउ व्हाट इज दिस टेस्टिकल, तो जब हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आएंगे तो वहां ये जान लेंगे, ठीक है। टेस्टिस को आप समझ सकते हो, टेस्टिस को बोल सकते हैं टेस्टिकल। तो टेस्टिकल ब्रस्ट फट जाता है एंड दैट्स व्हाई मेल ड्रोन डाइज। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गया कि जो ड्रोन फ्लाइट पे गया था एंड दैट ड्रोन मेट्स विद अ हाई फ्रीक्वेंसी एंड दैट्स व्हाई इट्स टेस्टिकल बर्स्ट एंड इट डाइज, है ना। वो गया, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे मेटिंग हुआ, उस मेटिंग की वजह से उसका टेस्टिकल बर्स्ट किया और वो मर गया, समझ में आता है। बट वो लेकिन एक बात आप ये भी समझ लो कि इतने के बावजूद, मान लो एक मेल जो ड्रोन था वो तो मरा, ठीक है, बट बाकी जो भी ड्रोन्स गया होता उस फ्लाइट पे दे ऑल्सो डाई, क्योंकि अब रिमेनिंग ड्रोन्स को वापस हाइव में जगह नहीं मिलता। रिमेनिंग ड्रोन्स आर नॉट अलाउड इन द हाइव। अब उनको छत्ते में वापस नहीं जगह मिलता, बेचारे भटकते हैं, भूखे मर जाते हैं, क्योंकि खाना पीना के लिए इनके पास कोई भी आप यूं बोलो कि मॉडिफिकेशंस नहीं है। क्वीन बी और मेल बी आर ओनली मीन फॉर रिप्रोडक्शन। वर्कर भी बाकी सारा काम करती है, सिक्योरिटी से लेकर खाना बनाने का, खाना खिलाने का, जो नए बच्चे जन्म ले रहे हैं क्वीन के एग से उनको बड़ा करने का, उनको खिलाने का, उनका केयर करने का, हाइव का केयर करने का, सारा कुछ वर्कर भी कर रही होती है। मेल ड्रोन और क्वीन बी के पास कोई खास काम नहीं हो रहा होता, बट ये मेल ड्रोन, क्योंकि इसको उनको खाना ना तो लाना आता है, ना कलेक्ट करना आता है, ना ही ढूंढना आता है, तो दे डाई ना, भूखे मर जाते हैं वो। तो नेक्स्ट कम्स कि अब वो भी मर गए, अभी क्या हुआ। अभी देखो, ये जो भी वर्कर बी के अंदर स्पर्म, आई मीन क्वीन बी के अंदर जो मीटिंग हुआ उसमें स्पर्म जमा हो गया ना, तो जो भी स्पर्म कलेक्ट हुआ था क्वीन बी के बॉडी में, sperm collected in the body of queen bee fertilizes the egg, fertilizes the egg। अब जाहिर सा बात है, एक लाखों हजारों, चूंकि पूरे लाइफ स्पैन में तो ऐसा नहीं कि जितना स्पर्म कलेक्ट हुआ सारा एक ही बार में यूज कर ली। फीमेल क्वीन बी के साथ भी एक प्रॉब्लम था, वो सिर्फ एक बार मीटिंग कर सकती थी, तो एक बार स्पर्म खत्म हो गया तो फिर वो मीटिंग नहीं कर सकती एक बार। दूसरा बात कि जो भी स्पर्म जो वो अपने बॉडी में जमा की है उसको एक बार में ही तो यूज नहीं करेगी ना, उसको थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ यूज करेगी, जरूरत पड़ने पे थोड़ा थोड़ा सा यूज करेगी, क्योंकि 2-3 साल तक उसे स्पर्म को चलाना होता है। तो जब वो एग लेइंग करती है, एग लेइंग जब होता है तो उनमें से दो तरह का एग ले होता है। पहला, उनमें से सम आर अनफर्टिलाइज्ड एंड सम आर फर्टिलाइज्ड। जाहिर सा बात है ना, कुछ सबका सब थोड़ा ना फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो कुछ फर्टिलाइज होता है, कुछ नहीं होता। यहीं पे बस यही समझाने के लिए इतना सारा भूमिका था, अभी समझना जरा।
मुझे बस इतना बताओ कि जो फर्टिलाइज नहीं हुआ, डेवलप्ड फ्रॉम द एग ओनली ना, वो तो सिर्फ एग से डेवलप करा, जो भी इससे डेवलप रहा, तो मतलब एग था जो कि एक गैमेट है, एंड गैमेट आर ऑलवेज हैप्लॉइड, तो ये एन होगा। इस पे अगर स्पर्म मिलता, इसमें अगर स्पर्म मिलता जो कि एक और एन है, दोनों मिलता तो बनता 2n, तो समझ में आता कि ठीक है 2n बना ऑर्गेनिज्म। बट अगर स्पर्म आया ही नहीं, इफ द स्पर्म डिड नॉट केम फ्रॉम द मेल, दिस एग ऑन इट्स ओन डेवलप्ड इनटू द फीमेल, दैट्स द बात है ना, अगर स्पर्म नहीं आया तो दिस एग ऑन इट्स ओन डेवलप इनटू फीमेल, तो समझने वाला बात है। अब एक पॉइंट जरा याद आ रहा है, जरा बताना, जब भी कोई एग डेवलप्स इनटू एग डेवलप्स इनटू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस को क्या बोल रहे थे हम लोग, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, विदाउट फर्टिलाइजेशन, minded, this is known as parthenocarpy, and this special type of parthenocarpy se develops the male parthenocarpy, males are formed by this, males are, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, formed by this process, और उन मेल को क्या बोले हम लोग, ड्रोन। जाहिर सा बात है, ये जो ड्रोन है ये किससे बना होगा, मतलब सिर्फ एक से बना तो एन है। अच्छा अब ये बताओ, अब ये देखो, हम बार बार आपको बताए थे ऑर्गेनिज्म एन हो सकता है, 2n हो सकता है, लेकिन गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, तो इफ दिस ड्रोन इज इटसेल्फ एन हैप्लॉइड एंड इट हैज टू फॉर्म इट्स गैमेट, हम खुद ही हैप्लॉइड और मुझे स्पर्म बनाना है, गैमेट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, म्यूसिस से या माइटोसिस से, तो फॉर्म्स गैमेट बाय माइटोसिस, क्योंकि अगर मियोसिस हुआ तो स्पर्म कैसा हो जाता है, n/2, जो कि फिर पॉसिबल नहीं है। ऑर्गेनिज्म कैसा भी हो, गैमेट को तो हैप्लॉइड ही होना है, तो इसको माइटोसिस ही करना होगा। चलिए, तो हमने अभी देखा कि किस तरीके से स्पर्म ड्रोन्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है। अपने बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए हम लोग जरा सा अभी जान लें कि कैसे फर्टिलाइज्ड एग में डेवलपमेंट होता है, फर्टिलाइज्ड एग में डेवलपमेंट कैसे होता है ये भी जान लें तो थोड़ा अच्छा रहेगा हमारे लिए। देखो अभी हम लोग बात कर ले जरा कि फर्टिलाइज एग में कैसे हो रहा होता है काम, तो देखो, फर्टिलाइज्ड एग मतलब कि एक एग होगा एंड इट इज मिक्स्ड विद द स्पर्म, और यू में से फ्यूज्ड विद द स्पर्म, लिसन, दिस एग इज एन, this sperm is also n, both are mixed to form zygote, and technically it has to be 2n, isn't it, एक n यहां से आया, एक n यहां से आया, तो एक आया एक से, दूसरा आया स्पर्म से, तो दोनों मिलने के बाद जाहिर सा बात है 2n ही बनना, एक यहां से और एक यहां से, दोनों मिला तो बना 2n, ठीक है। अभी देखो, this develops into female and this is a normal process, बट यहां से अब क्योंकि देखो ड्रोन कैसे बना ये हमने समझ रखा है, बट अभी हमें ये जानना है कि आखिर वर्कर भी और क्वीन कैसे डेवलप हो रही होती है। तो एक्चुअली में होता यूं है ना कि जब तक किसी हाइव में, जब तक किसी छत्ते में एक फीमेल पहले से प्रेजेंट है, एक आई मीन अ फर्टाइल फीमेल पहले से प्रेजेंट है जो कि क्वीन ही होती है, तो दिस क्वीन secretes एन केमिकल सब्सटेंस नोन एज एंटी क्वीन सब्सटेंस, ये फीमेल एक केमिकल रिलीज कर रही होती है, इसका नाम होता है एंटी क्वीन, और ये केमिकल एंटी क्वीन जो है बाकी सारी फीमेल में, बाकी सारी फीमेल में सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट को रिटार्ड कर देता है, और इस वजह से वो सब स्टेराइल ही रह जाती है। तो माइंड इट, बहुत सारी फीमेल्स डेवलप कर रही थी, फर्स्ट फीमेल जो है, फर्स्ट डेवलप्ड फीमेल टर्न्स इनटू क्वीन, first female turns into queen, and this queen secretes a chemical substance known as
एंटी क्वीन, यहीं पे तो खेल हो गया। अभी दिस एंटी क्वीन सब्सटेंस retards the growth of sex organs in other female, and so they remain sterile। ऐसा नहीं हो स्टेराइल होती हैं, रह जाती हैं स्टेराइल। and these sterile female these sterile female become worker bees। अभी समझे आप लोग या नहीं समझे? सब कुछ आएगा, समझ में आ रहा होगा आप कैसे। अच्छा, यहाँ पे जरा कोई बताएगा कैसे होता होगा एक का डेवलपमेंट? बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो 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 देखो, दिस क्वीन is 2n and it has to form a gamete which is bound to be n। gamete तो हमेशा ही n होगा। तो what does this mean? This means that there must be a process known as meiosis। यहाँ meiosis ही हुआ होगा। That's why this queen, which is 2n in nature, has been formed is forming a gamete which is of n ploidity level। That's it, so simple। चलिए, इतना बात हो गया ना, आई गेस बहुत सारा चीज आप लोग समझ गए। अब ज्यादा टिपिकल बात नहीं, बहुत सिंपल सिंपल बात, आई गेस आप सबको जानते ही होंगे आप लोग उसको। तो थोड़ा सा सिंपल सा बात कर लें। तो ये कुछ कॉमन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा। हनी बीज propagates message in the form of dance। अगर हनी बी को बात करना होता है तो इट स्टार्ट्स डांसिंग, ठीक है। एंड इट वाज डिकोडेड बाय, इस डांस को हम लोग डिकोड कर चुके हैं, which is decoded by Carl von Frisch, the name of the scientist who decoded this honeybee's dance, and for this he got Nobel Prize, got Nobel Prize for their work। They got Nobel Prize for their work। इनका डांस दो तरह का होता है, आई गेस दिस टाइप ऑफ डांस इज आल्सो एक्स्ट्रा, बट आई गेस आपको जानना चाहिए। फर्स्ट इज राउंड डांस। राउंड डांस is done by a worker bee when source of food is within 75 meters from hive। When source of food is within 75 meter distance from hive, 5 meters distance from hive, हाइव से 75 मीटर के दूरी पे हो तो उसको बोलते हैं राउंड डांस कर रहा है। नेक्स्ट इज टेल वैगिंग डांस। टेल वैगिंग डांस, this type of dance is done when the source of food is away from the hive। Away means more than 75-meter distance। When the source of food is away from the hive, okay, when the source of food is away from the hive, then the type of dance done by this honeybee is tail wagging dance। okay, तो ये भी आप समझ गए। अब थोड़ा सा बात करें हनी बी के वैक्स के बारे में। हनी, आप सब लोग को हम बता चुके कि हनी इज नॉट द रियल प्रोडक्ट ऑफ हनी बी। एक्चुअली दिस हनी इज डिराइव्ड फ्रॉम द रिमेनिंग्स ऑफ द पॉलन ग्रेन। तो थोड़ा सा जान लो।
next point is real product of bee is wax. Real product of bee is wax. मतलब ये कि हनी बी के से जो रियल प्रोडक्ट, जो असली प्रोडक्ट निकल रहा होता है उनके बॉडी से, दैट इज वैक्स. ठीक है, विच इज सिक्रेटेड बाय इटसेल्फ, which is secreted by itself. Which is secreted by itself. चलो, real product of bee is wax which is secreted by itself. Next is honey के बारे में बात करें. Honey is not real product of honeybee. Honey is not real product of honeybee. It is derived from the pollens collected from the flowers. Derived from the pollen collected from flowers. ठीक है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम पॉलन कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर्स. अब थोड़ा बी डिजीज का भी बात कर ले, 2-3 नाम बस आपको बता देते हैं, ज्यादा अब चूंकि खत्म हो रहा ना टॉपिक तो टेंशन नहीं. थोड़ा सा डिजीज का बात कर ले. कभी किसी को हनी भी पालना रहा तो उसमें काम आएगा. फर्स्ट इज नोसेमा. ठीक है, एंड सेकेंड इज एक्राइन. तो एक्राइन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट आई गेस कि नोसेमा आपको याद रखना है. नोसेमा इज प्रोटोजोवन डिजीज. इट इज अ प्रोटोजोवन डिजीज, याद रखिएगा. आई गेस आपको सिल्कवॉर्म नहीं पढ़ना ना, देख लेता हूँ मैं एक बार. इसके बारे में पढ़ना अपने को, फिशरीज, बी कीपिंग. ओके, नो नॉट एट ऑल. अच्छा, दिस इज, यहाँ 2-3 पॉइंट दिख रहा है, आई गेस कि आपको डील कर ही देता हूँ मैं. फर्स्ट इज बी कीपिंग इज ऑल्सो नोन एज एपीकल्चर. आई गेस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हनी बी ऑल्सो प्रोड्यूसेस बी वैक्स. याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. कहाँ से होता है, किस ग्लैंड से होता है, हमें तो ये भी बता देते, बट आई गेस नाउ इट इज वेरी एक्स्ट्रा. देखो क्या क्या है इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल बी कीपिंग. नॉलेज एंड नेचर ऑफ हैबिट ऑफ बी. नॉलेज आपको होना चाहिए हनी बी के हैबिट के बारे में और उसके नेचर के बारे में. कितना दूर रखें बी हाइव को, जाहिर सा बात है कहाँ रखें. देखो, हनी बी के साथ एक तीर से दो शिकार अगर आपको करना हो तो आप हनी बी से दो चीज ले सकते हैं. पहला इज वैक्स एंड द सेकंड इज हनी. वैक्स तो ठीक है, हनी बी कहीं भी रहेगी देगी, बट हनी कैसे मिलेगा हमें. तो हनी इज डिराइव्ड फ्रॉम पॉलन ग्रेन्स. तो किसी भी तरीके से आपको बी को एक ऐसी जगह पे रखना होगा जहां से उसको खूब सारा पॉलन मिले, तो आपको हनी मिलेगा. और यू ऑल्सो नो दैट कि हनी बीज आर नेचुरल पॉलिनेटर्स. तो अगर आप इसको किसी ऐसे जैसे मान लो आम के पेड़ के पास रखें, आम का बड़ा सा बगीचा, आम का बड़ा सा फुलवारी, और वहां पे आपने हनी बी को रियरिंग किया है, पाला है, तो आपका सुना होगा आपने कि आपका जो हनी है उसमें थोड़ा मैंगो का टेस्ट आता है, मैंगो फ्लेवर. ये ऐसे ही होता है एक्चुअली कि आपने उसे कहाँ रखा वहां से उसको थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है. एक तीर से दो शिकार ऐसे हुआ कि अभी आपको हनी तो मिल ही रहा है साथ में, और तो और चूंकि हनी बीज आर नेचुरल पॉलिनेटर्स, तो ये बहुत अच्छे से पॉलिनेशन कराएंगे उस फुलवारी में या उस बागीचे में, उस गार्डन में. तो क्या होगा, होगा यूं, जितना ज्यादा पॉलिनेशन होगा उतना ज्यादा फ्रूट भी बनेगा, बिकॉज फ्रूट इज राइपेंड ओवरी, है ना. मतलब अगर आपने आम के बगीचे के आसपास हनी बी को रियर किया है तो उस बागीचे में आम का फसल भी ज्यादा होगा,
क्योंकि ये हनी बीज और ज्यादा पॉलिनेशन करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वार्म्स। स्वार्म्स इज ग्रुप ऑफ बी, उनको पकड़ना और उनको हाइव में पहुंचाना भी एक टेक्निक है, ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, जाहिर सा बात है ना, बी हाइव को हर अलग अलग सीजन में अलग अलग तरीके से मैनेज किया जाता है, तो वो भी आपको आना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हनी बी के हाइव से हनी या बी वैक्स को निकालना आसान काम नहीं है। अच्छा, ये देखो बड़ा बढ़िया चीज लिख दिया, बीज आर द pollinators of many of our crop species such as sunflower, brassica, apple and pear. Sunflower, brassica, एप्पल और पियर, इन 4 टाइप के प्लांट के बारे में तो एनसीईआरटी ने यही लिख रखा है। तो इन सब के प्लांट, चूंकि हनी बीज आर द नेचुरल पॉलिनेटर्स ऑफ दीज प्लांट, तो अगर इन सब प्लांट के पास आप हनी बी रख रहे हैं, हनी बी को रियर कर रहे हैं, मीन्स कि आपका हनी बी से हनी का प्रोडक्शन तो हुआ ही हुआ, साथ में क्या हुआ, इन चारों टाइप के प्लांट से आपको खूब सारा प्रोडक्टिविटी मिलेगा, क्योंकि पॉलिनेशन बहुत हाई हुआ है। Keeping beehives in a crop field during flowering period increases pollination efficiency and improves their yield. ये तो मैंने बताया ही था। Beneficial both from the point of view of crop yield and honey yield. एक तीर से दो निशान। चलिए, तो दिस इज ऑल फॉर द हनी बी। अगले लेक्चर में हम लोग प्लांट ब्रीडिंग को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।